है ना? सर बताएगा जो कोई? सेंटर में होता है किसी मास, ऑब्जेक्ट का जो जो सेंटर होता है। एक किसी सेकंड, ऑब्जेक्ट के, राम बताओ पहले। सर किसी ऑब्जेक्ट के सेंटर का जो मास होता है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। ठीक है, और कोई? सर जिस पॉइंट पे कोई बॉडी बैलेंस कर जाती है। हाँ, ये बोल सकते हो आप। ये कहीं तक बात पहुंच रही है कि इस पॉइंट पर हम बोल सकते हैं कि जहां पे हमारे कोई डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम है, जहां पे हम उस पूरी बॉडी का मास कंसंट्रेटेड मान सके, एक कॉमन पॉइंट, उसी को क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ मास बोलेंगे। अब देखते हैं आगे डेफिनेशन भी मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं, ये तो एक ऐसे ही रैंडमली बात है। तो सेंटर ऑफ मास पढ़ने वाले हैं आज हम। इसमें क्या पढ़ेंगे? पहले तो रिजिड बॉडी के बारे में पढ़ेंगे, रिजिड बॉडी क्या होती है, बेसिक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे, सेंटर ऑफ मास फॉर्मूला पढ़ेंगे, और सेंटर मास पे कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आज थोड़ा लंबा लेक्चर होने वाला है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज रिजिड बॉडी, क्या होती है रिजिड बॉडी? एनीवन? सर जो बताया करो। बताओ बताओ। जिस बॉडी पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगा के वो मूव या टूटती ना हो। यस, ये आपने मूव तो नहीं बोला चाहिए था, बट आप क्लोज टू करेक्ट डेफिनेशन के पहुंचे हो। किसी भी बॉडी पे सर जो कहीं से भी कितनी भी, हाँ हाँ हाँ, बताओ बताओ, कोई और बच्चा बताओ सर बताओ। रिजिड बॉडी वो होती है जिस पर कोई प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो अपनी शेप डिफॉर्म नहीं करती है, उसी शेप में यस रहती है। यस, ये बोल सकते हो बिल्कुल कि अगर मैं इसके ऊपर, जैसे कोई बॉडी है, इसके ऊपर कहीं से भी फोर्स लगाऊं, इनके बीच के जो पार्टिकल्स हैं, द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट पार्टिकल, the separation या बोलो डिस्टेंस, separation between any two adjacent particles does not change with the application of external force। उसी को हम क्या बोलेंगे? रिजिड बॉडी। बात बताओ, ये बुक है आपको दिख रही है? अरे छोड़िए, ये जो इसको लेते हैं, HCV को लेते हैं, है ना? ये बुक दिख रही है आपको? अभी नहीं दिख रही होगी सर, अभी कैसे दिख जाएगी, आपने दिखाई नहीं है तो। ये बुक दिख रही है? यस सर। अब आपको ये बुक जब दिख रही है, तो इस बुक का क्या, कहीं इस बुक को रिजिड बॉडी मान सकता हूं मैं? नहीं, इधर से फोर्स लगा रहा हूं, देखो मुड़ जा रही है। ऐसी बॉडी जिसके किसी भी दो पॉइंट के बीच में, अब बताओ मुझे, एक इस कॉर्नर पे पार्टिकल होगा और एक यहां पे पार्टिकल होगा, जब मैं फोर्स लगा रहा हूं, क्या इनकी पार्टिकल की डिस्टेंस दूर कम हो रही है या ज्यादा हो रही, बढ़ रही है, कम हो रही है? कभी भी चेंज नहीं होनी चाहिए। वही आपकी क्या होगी? रिजिड बॉडी होगी। क्या आपकी बॉडी जो है वो रिजिड बॉडी है? आई एम आस्किंग यू क्वेश्चन, क्या आपकी बॉडी रिजिड बॉडी है? नो सर। नो सर। नहीं है। देखो नो देखो, जैसे जैसे देखो, मेरी नाक है, ठीक है, मेरी नाक से आंख की दूरी इतनी है, तो मैं नाक को ऐसे करके कम कर सकता हूँ ना दूरी। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा, सही बात बता रहा हूँ ना। रिजिड बॉडी नहीं है आपकी बॉडी, रिजिड बॉडी नहीं है। रिजिड बॉडी क्या है फिर? एक्चुअली में अगर मैं बोलूं, एक्चुअली प्रैक्टिकली दुनिया में कोई रिजिड बॉडी होती ही नहीं है, लेकिन लेकिन हम उन बॉडीज को रिजिड बॉडी मानेंगे जिन पे बहुत ज्यादा फोर्स लगाने के बाद में बहुत कम डिफॉर्मेशन होता है, निग्लिजिबल डिफॉर्मेशन होता है, उनको हम क्या मानेंगे? रिजिड बॉडी माने। जैसे एक बच्चे ने बोला था कि अच्छा, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस का मतलब क्या है? वही है ना कि डिफॉर्म ना हो। यस और नो? यस सर। एक बात यस बताओ सर। कि आपके पास ये कोई बॉडी है, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, आप इधर से फोर्स लगा रहे हो और इधर से फोर्स लगा रहे हो, ये पॉइंट कब सेम डिस्टेंस पे रह सकते हैं? जब ये बॉडी डिफॉर्म ना हो, यस तभी तो सर। रह सकते हैं। इनडायरेक्टली जो एक बच्चे ने डेफिनेशन बताई थी कि कितना भी फोर्स लगाओ एक्सटर्नल, बॉडी डिफॉर्म ना हो, उसी को हम क्या बोलेंगे? रिजिड बॉडी बोलेंगे। लेकिन प्रैक्टिकली में ऐसा नहीं होता, लेकिन हम अपनी मैकेनिक्स, जो भी हमारे सिलेबस में फिजिक्स है, उसमें हम रिजिड बॉडी मान के चलेंगे, हाँ भाई होती है।
आई बात समझ? कौन सी बॉडी होती है रिजिड बॉडी? जिनके किन्हीं भी दो एडजेसेंट पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस कभी भी चेंज ना हो विद द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, उसको हम क्या बोलेंगे? रिजिड बॉडी बोलेंगे। बोलो चमका, यस। बोलो। Yes. अब हम आगे चलते हैं। व्हाट इज रिजिड बॉडी? फिर से दोबारा से देख लेते हैं। देखो क्या था? रिजिड बॉडी that body which doesn't change its shape and size after the application of force। जो आपने बोला था ना, वो बात मैंने लिख हुई थी। देखो वही बात लिख दी, आप कहीं बुरा ना मान जाओ, इसीलिए बात लिखी आपके डर की वजह से कि आपको बुरा ना लग जाए, इसीलिए लिखा है ये। देयर इज नो परफेक्ट रिजिड बॉडी इन दिस वर्ल्ड। देख रहे हो? परफेक्ट रिजिड बॉडी इस वर्ल्ड में कोई है ही नहीं। ऐसा कभी हो सकता है का? एक बात सोचो कि हम किसी बॉडी पे कितना भी फोर्स लगाएं वो टूटे ही ना। ऐसा कभी हो सकता है? नो सर। No, sir. नो सर। नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा हो सकता है कि हम बहुत ज्यादा फोर्स लगाएं तो किसी में 0.01 mm का डिफॉर्मेशन है। ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो हम उन्हीं बॉडीज को क्या मान लेते हैं? रिजिड बॉडीज मान लेते हैं। तो रिजिड बॉडी का फंडा क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। अब एक बात बताओ कि हर एक बॉडी किससे मिलकर बनी होती है? एग्जांपल्स ऑफ रिजिड बॉडी देख लेते हैं एक बार। देखो ये पंखा है आपके घर में, पंखा चल रहा है, पंखा चल रहा है कि नहीं? Yes, sir. अब इसके ऊपर काफी सारे फोर्सेस लग रहे हैं, लेकिन क्या हमारे हर पंखे के बीच के पॉइंट की, या फिर मैं बोलूं हर पंख के बीच की डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रह रही है कि नहीं रह रही है? यस सर। Yes, sir. सिमिलरली जो पॉटर होता है, पॉटर का जो चक्का होता है, अरे हर एक बॉडी ले लो आप, चाहे पॉटर्स व्हील ले लो, चाहे आप आपके पास में रखा हुआ ये मान लो गेट आपके घर का, आपकी दीवार, आपका बेड, आपके जो भी चीजें ठोस हैं, हैवी हैं, जिनको आप हाथ से ऐसे ही नहीं मोड़ सकते हो, उनको क्या बोलोगे? रिजिड बॉडी को। आ रही बात समझ में? यस यस सर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं सेंटर ऑफ मास पे। जरा डेफिनेशन पहले ध्यान से देखते हैं। अब अ पोजीशन दैट इज डिफाइंड relative to an object or a system of object is known as center of mass। समझ में ही नहीं आया भाई? वो पोजीशन या फिर वो पॉइंट जहां पे हम पूरी बॉडी के मास को कंसंट्रेटेड मान सकें, या फिर द एवरेज पोजीशन ऑफ ऑल पार्ट्स दैट आर वेटेड अकॉर्डिंग to their mass is defined as center of mass। ऐसा पॉइंट जिस पे उस बॉडी का सारा मास को हम डिफाइंड मान सकें, उसको हम क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ मास बोलेंगे। जैसे सर्किल का क्या होता है? उसका सेंटर होता है। जैसे सेमी सर्किल है या हॉलो सर्किल है, उसका भी सेंटर होता है। स्क्वायर होता है तो स्क्वायर के दो डायगोनल डाल दो, उनका कट होता है, उस जगह पे सेंटर ऑफ मास होता है। और ट्राइंगल होता है, उनके एंगल्स का हाफ, एंगल का हाफ कर दो, और जहां पे वो मिलेंगे वहां पे क्या होता है? सेंटर ऑफ मास होता है। जरा प्रैक्टिकल एक एग्जांपल दिखा देता हूं मैं। HCV बाबा दिख रहे हैं? देखो इस पॉइंट पे हो रही है बैलेंस, हो रही है कि नहीं हो रही है? Yes, sir. देखो ये थोड़ा सा मुड़ जा रही है इधर से, क्योंकि ये हार्ड नहीं है, ये इस वजह से मुड़ जा रही है। लेकिन क्या मेरी उंगली जहां पे है आपको दिख रही होगी? क्या इसी के आसपास कहीं सेंटर ऑफ मास होगा? Yes, sir. यस होगा सर। कि नहीं? यस सर। ठीक है। इसके अलावा अच्छा ये मुड़ रही है, एक और एग्जांपल दिखा देता हूं। इसको थोड़ा सा बैलेंस करना मुश्किल होगा, टाइम लग सकता है। देखो मुझे जहां जो साइड ज्यादा झुकती हुई नजर आती है, देखो क्या यही है इसका सेंटर ऑफ मास? Yes, sir. यस सर। दिख यस रहा है? सर। देखो इसके Yes. ऊपर कुछ भी नहीं है, देख लो इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, और नीचे मैंने सिर्फ उंगली पर रोका हुआ है। आप भी कर सकते हो ऐसा, मैं जादूगर नहीं हूं, आप भी कर सकते हो ऐसा। आपको भी पता है एक्चुअली में, कुछ लोगों ने स्कूल में किया भी होगा। देखो सेंटर ऑफ मास, आप इसको कहीं भी एक बात बताओ, मैं यहां से अगर मैं बोलूं कि इसको रोटेट कराऊं तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी? 0. जीरो। एक बात बताओ, इस पे यही से थोड़ा सा रोटेशन का कंसेप्ट देख लेते हैं। इस पे अगर मैं एक बच्चे को यहाँ पे बिठा दूं
एक चीटे को यहाँ पे चीटे को ले लेते हैं, चलो चीटा इस पे बैठ जाएगा ना आराम से। एक चीटे को यहाँ पे ले लो, एक चीटे को यहाँ पे, एक चीटे को सेंटर पे, एक चीटे को सेंटर से सबसे ज्यादा दूर। तो सबसे ज्यादा तेज कौन दौड़ेगा? सबसे ज्यादा तेज में जब मैं इस पैसे घुमाऊंगा, सबसे ज्यादा तेज कौन घूमेगा? कॉर्नर वाला। सबसे जो सेंटर से कौन? सबसे दूर होगा। और ट्रांसलेशन मोशन में क्या होता था? ट्रांसलेशन मोशन में सारे पार्टिकल्स एक साथ चलते थे कि नहीं चलते थे? जैसे बॉडी चल रही है, जैसे M1D में हमने पढ़ा था, सारे के सारे पार्टिकल एक साथ चलते थे। लेकिन रोटेशन में क्या चलते हैं? सारे के सारे पार्टिकल, हर एक पार्टिकल अलग अलग वेलोसिटी से चलता है। जैसे जो सेंटर पे होगा वो सबसे कम पे चलेगा या फिर 0 पे चलेगा। सेंटर से जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे, दूर जाते जाएंगे, दूर जाते जाएंगे सेंटर ऑफ मास से, हमारा क्या होगा? पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। एंगुलर वेलोसिटी सबकी सेम होगी, लीनियर वेलोसिटी अलग होगी सबकी, क्योंकि v इक्वल टू क्या होता है? r ओमेगा होता है। और जैसे जैसे सेंटर से r बढ़ेगी, क्या मेरा वेलोसिटी भी बढ़ेगा? यस सर। तो आ रहा फंडा? फंडा समझ में आ रहा है कुछ? यस सर। ठीक है, तो अभी हमारा सेंटर ऑफ मास हुआ भाई। अब हम देखते हैं, कहीं तो दो आम रखे हुए हैं, मान लो ये एक मैंगो है, ये M2 मैंगो है। इन दोनों का सेंटर ऑफ मास मुझे निकालना है, तब क्या होगा? अभी मान लो एक एक्सिस पे रखे हुए हैं, एक्स एक्सिस पे, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? देखो यहां से जहां पे मैंने ओरिजिन मैंने मान लिया यहाँ पे, आप ओरिजिन M1 पे भी मान सकते हो। अगर आप M1 पे ओरिजिन मानोगे तो x1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। x2 क्या हो जाएगा? ये इनके बीच की डिस्टेंस हो जाएगी। तो हमने माना कि O पॉइंट पे ओरिजिन है भैया, O पॉइंट से हमें बता दो इन दोनों मासेस का सेंटर ऑफ मास क्या होगा। तो उसका फॉर्मूला होता है M1 x1, यानी कि जहां से हमें कैलकुलेट करना है वहां से उस मास की डिस्टेंस इनटू वो मास प्लस उस पॉइंट से दूसरे मास की डिस्टेंस क्या है मेरी? M2, सॉरी डिस्टेंस क्या है मेरी? अरे यहां से ये यहां तक क्यों दे दिया भाई? x2 ये यहां तक होगा भाई, x2 यहां तक होगा, ये नहीं होगा। तो यहां से लेके ये डिस्टेंस कितनी है M2 मास की? x2 है। तो M2 इंटू x2 इक्वल टू क्या होगा? डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ये क्या होगा? x कोऑर्डिनेट आ जाएगा किसका? सेंटर ऑफ मास का। आई बात समझ में? यस। सिमिलरली अगर हमारा y एक्सिस में हो, सिमिलरली हमारा कोई भी पार्टिकल है, जैसे 3 कोऑर्डिनेट हैं पूरे, तीनों कोऑर्डिनेट है हमारे, ठीक है। कोई पार्टिकल रखा हुआ है यहां पे कहीं बीच में कहीं रखा हुआ है, जिसका y एक्सिस में ये है, ये आपका y एक्सिस में है, ये आपका x एक्सिस में है, और कहीं अंदर जाके ऐसे अंदर जाके कुछ z एक्सिस में है। कितना? z मान लो आपका 2 सेंटीमीटर, कुछ भी मान लो z एक्सिस में। तो हम तीनों एक्सिस में अलग अलग सेंटर ऑफ मास निकाले, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालेंगे। कैसे? एक्स एक्सिस पे अगर मैं निकालूंगा तो जितने भी पार्टिकल होंगे, ये तो एक है मान लो, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, पांचवा यहाँ पे, कितने भी हो सबका, अगर मैं एक्स डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास निकालूं, सेंटर ऑफ मास की एक्स एक्सिस में कहां पे पोजीशन होगा, वाई एक्सिस में कहां पे होगा, जेड एक्सिस में कहां पे होगा, तो तीनों कोऑर्डिनेट बता सकता हूं फिर मैं उसके। तो एक्स एक्सिस में मान लो ये मेरा है x1 पे, ये मेरा है x2 पे, ये मेरा है x3 पे, ये है मेरा x4 पे, ये है मेरा x5 पे। तो सबका क्या किया? M1 x1 प्लस M2 x2 M3 x3 M4 x4 Mn xn। अगर 10,000 हो तो 10,000 का मास इंटू एक्स डायरेक्शन डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल कितना मास है। ये क्या आ जाएगा? सेंटर ऑफ मास अलोंग एक्स एक्सिस। सिमिलरली वाई एक्सिस में सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या होगी वाई एक्सिस में? तो सिमिलरली वाई के लिए माना इसकी डिस्टेंस है 1 की y1, इसकी y2, इसकी y3, इसकी y4, इसकी y5, सबके मास इनटू y डिस्टेंस ऐड कर दो डिवाइडेड बाय मास। सिमिलरली z के लिए तो तीनों से हमें एक एक पॉइंट मिलेगा, जैसे हमारा लास्ट में आ सकता है जैसे x बार बोल दो, y बार z बार, ये क्या हो जाएंगे? कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। बोलो चमका कि नहीं? Yes. हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन से थोड़ा ज्यादा चमकेगा, क्वेश्चन से थोड़ा ज्यादा अच्छा चमकेगा। लेकिन अभी ये फॉर्मूला समझो कि हाँ ये फॉर्मूला होता है, डिराइव वगैरह इसलिए नहीं करेगा, टाइम ज्यादा लगता है इसमें, ठीक है। अब पोजीशन वेक्टर, अच्छा एक बात बताओ,
हमें अगर वेक्टर फॉर्म में निकालना पड़ जाए तो वेक्टर फॉर्म में सिंपल सा है। अगर आपका m1 मास है, उसका r1 पोजीशन वेक्टर, मान लो फर्स्ट मास है, उसका पोजीशन वेक्टर है r1, दूसरा है उसका r2 है, तीसरा है उसका r3 है। जैसे मान लो 50 मास है, तो 50 मास का मास होगा m1 m2 m3 m50। तो r1 सेंटर ऑफ मास भी पोजीशन वेक्टर में आएगा, मतलब वेक्टर फॉर्म में आएगा। सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर इक्वल टू m1 इंटू r1 मास का पोजीशन वेक्टर प्लस m2 इंटू r2 मास का पोजीशन वेक्टर, m3 इंटू r3 मास का पोजीशन वेक्टर, ऐसे mn तक जाओगे, डिवाइडेड बाई m1 m2 m3 mn तक। बोलो, क्लियर है? देखो एक्चुअली में क्या होता है, जैसे इस तरह की कोई बॉडी है, इसमें एक m1 मास यहाँ है, m2 यहाँ है, m3 यहाँ है, m4 यहाँ है, m5 यहाँ है, m6 यहाँ है। हमें इसके अबाउट मान लो सेंटर ऑफ मास चाहिए, ये x है ये y, इस कोऑर्डिनेट के अबाउट चाहिए। क्योंकि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं भाई, कर क्यों रहे हैं ऐसा? क्योंकि हमारा, अगर मान लो मेरा ये बॉडी है, क्या ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है? यस Yes, सर। sir. यस सर। और एक बात और बता दूं कि कोई भी बॉडी परफेक्टली यूनिफॉर्म नहीं होती। परफेक्टली, अगर वो 100% यूनिफॉर्म है तो 100% यूनिफॉर्म नहीं, क्लोज टू 100% होती है, और 100% यूनिफॉर्म नहीं होती। तो उसके मासेस को हम मान लेते हैं। मान लो कि कोई एक बॉडी बनी हुई है जिसमें 10 करोड़ मासेस है, 10 करोड़। तो क्या 10 करोड़ों को अलग अलग लाओगे, अलग 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 ऐड करके डिवाइड करोगे 10 करोड़ बार एन एम 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 करके 10 करोड़ तक, तब जाके उसका सेंटर ऑफ मास मिलेगा। इसीलिए हम क्या कर लेते हैं, एवरेज निकाल, भाई इसका कहीं जाके ना इस बीच पे जाके छठो, इतना कौन करेगा कैलकुलेशन। लेकिन जब वो रिसर्च लेवल पे जाते हैं तब हमें निकालना पड़ता है। सारी बात समझ में? तो ये एक्चुअली Yes. डिस्ट्रीब्यूटेड मासेस होते हैं। अभी जब क्वेश्चन करोगे आपकी नीट के प्रीवियस ईयर, तब थोड़ा और क्लियर होगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन ही करेंगे, मेनली क्वेश्चन करेंगे इसमें, मेनली क्वेश्चन, बस मेनली क्वेश्चन करने वाले हैं। करो भाई फर्स्ट क्वेश्चन। देखो अच्छे से करो, वी हैव लॉट ऑफ टाइम, लेकिन हमें ये टॉपिक क्वेश्चंस के थ्रू ही समझना है एक्चुअली। पोल लॉन्च कर रहा हूं मैं, पोल पे क्वेश्चन आंसर करिएगा।
पांच बच्चों का रेस्पॉन्स आ चुका है। देखो आपको बोला गया है टू पार्टिकल ऑफ masses 5 kg and 10 kg respectively are attached to the two ends of a rigid rod of length 1 meter with negligible mass। उस रॉड का मास क्या है? नेग्लिजिबल है। सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम from the 5 kg particle is nearly at a distance। अभी 10 बच्चों का आंसर आ चुका है। 10 बच्चों का आंसर आ चुका है। 10 में से सही कितने लोगों का है? 10 में से सही 4 लोगों का आंसर। 4 लोगों का आंसर करेक्ट है और 6 लोगों का आंसर इनकरेक्ट है। ठीक है, चलो देखते हैं जरा क्या है भाई। देखो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। टू मासेस, टू पार्टिकल्स ऑफ मास 5 kg एंड 10 kg और एक रॉड है। रॉड की लेंथ कितनी है? 1 मीटर है। देखो रॉड मान लो भाई, तो ये कोई रॉड है, इसकी लेंथ कितनी दे रखी है? 1। माना कि इसकी लेंथ है 1 मीटर। उसने बोला है एक 5 kg का मास है, एक 10 kg का। माना कि यहाँ पे आपका 5 kg का मास रखा हुआ है और यहाँ पे 10 kg का। क्योंकि उसने बोला है रोड के दोनों एंड्स पे मास रखे हुए हैं, दोनों एंड्स पे मास रखे हुए। तो उसने बोला है कि सेंटर ऑफ मास बताओ, हमें पोजीशन बताओ किससे? 5 kg की मास से। एक बात बताओ, थोड़ा सा शॉर्टकट मारे क्या? शॉर्टकट ट्रिक पता है? जहां से आपको पूछ लेना कि मुझे यहां से पोजीशन बताओ, उसी को ओरिजिन मान लो। माना कि हम इसी को ओरिजिन मान लेते हैं कि यहां से मेरा वाई एक्सिस है और ये मेरा एक्स एक्सिस, तो ये मेरा ओरिजिन हो गया। ये क्या है? मेरा ओरिजिन। हुआ कि नहीं हुआ ओरिजिन? अब ओरिजिन मैंने रेफरेंस पॉइंट ये मान लिया, तो मुझे बताओ m1 कितना हुआ मेरा? 5 kg। x1 कितना हो गया? x1 क्या होगा? 1 x1 क्या? 1 जीरो। जीरो। हम जिस पॉइंट को रेफरेंस मानते हैं उस वहीं से सारी डिस्टेंसेस को मेजर करते हैं, चाहे वो एक्स एक्सिस में हो, चाहे वाई एक्सिस में हो, चाहे जेड एक्सिस में हो। तो हमने क्या माना है? 5 kg वाले को ही रेफरेंस मान लिया है। तो क्या मेरा x1 0 मीटर होगा? क्योंकि भैया हम जहां पे बैठे हैं उसी को रेफरेंस मान लिया है। अगर मैं बोलूं आप छत पर बैठे हो, अपने छत को रेफरेंस मान लिया, आपकी पोटेंशियल एनर्जी छत पे क्या होगी? 0। उससे ऊपर जितनी चीजें होंगी उस बोलोगे कि हाँ भाई इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। जिसको आप रेफरेंस मानते हो उसको क्या मानते हो? 0 वट्टे सन्नाटा मानते हो। तो x1 क्या होगा यहाँ पर? 0 बेटा। अगर किसी ने और मेथड से किया हो गलत नहीं है, मैं शॉर्टेस्ट मेथड बता रहा हूँ आपको, शॉर्टेस्ट मेथड। तो x1 क्या होगा आपका? 0 मीटर। सिमिलरली ये क्या है हमारा? m2। m2 कितना है? 10 kg। m2 आपका 10 kg है। तो अब देखो यहां से x एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस में कितना है ये दूर? 1 मीटर दूर है कि नहीं है? तो फिर x2 क्या हो जाएगा? 1 मीटर होगा कि नहीं होगा? बोलो। यस
अब देखो आंसर मेरा सेंटीमीटर में आ रहा है, तो इसको भी सेंटीमीटर में लिख लेते हैं। कितना? 100 सेंटीमीटर। तो हमारा सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है? XCOM क्या होता है? M1x1 प्लस M2x2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। कोई दिक्कत किसी को? नो। ठीक है। अब देखो M1 क्या है मेरा? M1 है मेरा 5 kg। X1 क्या है मेरा? 0। प्लस M2 क्या है मेरा? M2 10 kg इंटू X2 क्या है मेरा? 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई M1 क्या है? 5 प्लस M2 क्या है? 10। बोलो कोई दिक्कत? अब यहां पे देखोगे ये तो 0 हो गया। ये कितना हुआ? 1000 डिवाइडेड बाई 15। तो आप देखोगे 5 से कट तो कर दो, 200 डिवाइडेड बाई 3। तो एक्स सेंटर ऑफ मास आ जाएगा आपका लमसम 67 सेंटीमीटर। अरे 3 डिवाइडेड 200 डिवाइडेड बाई 3 करोगे तो लमसम 67 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बोलो कोई दिक्कत किसी को? नो सर। सर। देखो इसने दो मेथड से किया है। इसने क्या माना है? पहले ओरिजिन यहां पे मान लिया है। अब थोड़ा सा खेल ज्यादा हो जाता है, बस और कुछ नहीं। आप अगर ओरिजिन यहां पे भी मानोगे, बीच में ओरिजिन मान लिया इसने, देखो यहाँ पे ओरिजिन इसने बीच में मान लिया, तो इस डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव लोगे तो इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो इसने R1 क्या लिया है? पॉजिटिव लिया है। इसको पॉजिटिव लिया है इसने, इसको नेगेटिव ले लिया, R2 को नेगेटिव लिया। ठीक है, ये सब जो भी मन हो। इसने R1 को पॉजिटिव लिया है, R2 को नेगेटिव लिया है। तो M1 R1 माइनस M2 R2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। तो क्यों इतना झंझट पाले कि इक्वेशन बनाए, दो दो इक्वेशन लगाए? हम डायरेक्ट R1 को 0 मान लेते, इस O पॉइंट को यहीं पे मान लेते। मानना ही है तो मानना ही है तो हम O पॉइंट को यहां पे मान लेते, जैसा कि हमने इस क्वेश्चन इस सॉल्यूशन में किया है। आ रही बात समझ में? यस सर। ठीक है। अब जरा ये क्वेश्चन करो भाई। 3 आइडेंटिकल स्फीयर्स each of mass m are placed at the corner of angle right angle triangle with the mutually perpendicular sides equal to 2 मीटर। ये दो साइड 2 मीटर की है। टेकिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of two mutually perpendicular sides as origin, find the position vector of center of mass। उसने अब देखो उसने दे दिया है ओरिजिन किसको लेना है। टेकिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर साइड्स, इस पॉइंट को आपको क्या लेना है? ओरिजिन लेना है। तो मैं इसके लिए पोल लॉन्च कर देता हूं, करो जरा इस क्वेश्चन को।
देखो वेक्टर फॉर्म में पूछा है तो बेहतर है कि वेक्टर फॉर्म में सॉल्व करें। नौ बच्चों का आंसर आया है अभी। नौ में से दो बच्चों का करेक्ट है और जिन्होंने चीटिंग करके किया है उनका तीन का सही हो सकता है, क्योंकि कुछ जगहों पे इसका आंसर बी भी दिया हुआ है और कुछ जगहों पे सी दिया हुआ है, लेकिन करेक्ट आंसर हमारा सी है। देखेंगे कैसे। करेक्ट आंसर हमारा क्या है? सी है। देखेंगे। एक मिनट, इस पोल को एंड कर देता हूं। ठीक है, अब देखो उसने क्या बोला, तीन मासेस हैं, एक यहां पे है, एक यहां पे, एक यहां पे, एम एम एम। ठीक है, माना कि ये आपका एक्स है, ये वाई है, तो हमारे तीन मासेस हैं। एक एम मास यहां पे है, एम मास यहां पे है, एम मास यहाँ, तीनों के तीनों एम है, इक्वल है। ये 2 मीटर दिया हुआ है, ये भी 2 मीटर दिया। अब एक बात बताओ, मैं माना कि इसको मैं ओरिजिन, उसने खुद बोला है ओरिजिन किसको मानना है, इसको ओरिजिन मान, ओरिजिन हमें इसको मानना, ओरिजिन इसको मानना है। तो इसको मान लेता हूं मैं M1, इसको M2, क्योंकि हमें X1 X2 तो मानने होंगे ना, तो इसको मान लेता हूं M3। अब एक बात बताओ, मैं बोलूं कि M1 मेरा है M, M1 इक्वल टू M2 इक्वल टू M3 इक्वल टू मेरा M है, ठीक है, ये बात ठीक है। तो एक बात हो, X1 क्या होगा? आई जे के जीरो। कैप में देना भाई, वेक्टर फॉर्म में देना। क्यों? क्योंकि वेक्टर फॉर्म में निकालने से फायदा ये है, आंसर हमारा वेक्टर फॉर्म में आ रहा है, नहीं तो हमें एक्स के लिए अलग फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, वाई के लिए अलग फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो X1 अगर मैं बोलूं, क्या मेरा 0 i कैप प्लस 0 j कैप, क्योंकि न तो आई में कुछ चला है ना जे में कुछ चला है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में चलूंगा तो i कैप होगा और वाई डायरेक्शन में चलूंगा तो j कैप होगा। बोलो, कोई दुविधा किसी को? नो। ठीक है, अब जरा देखोगे ध्यान से, X2 क्या होगा मेरा, X2 इस डायरेक्शन में क्या 2 i कैप होगा ओनली? भाई जे तो कुछ है ही नहीं ना, यहाँ पे जे तो 0 है। सिमिलरली X3 क्या होगा, 2 जे क्या कैप। होगा, 2 j कैप होगा। कोई दिक्कत किसी को यहां तक? बोलो। नो।
नो सर। देखो हमने वेक्टर फॉर्म में लिख लिया पोजीशन वेक्टर, एक्चुअली में ये क्या है, हमारे पोजीशन वेक्टर है। या तो x1 x2 ले लो, ये r1 r2 ले लें, ठीक है r1 r2 ले लेते हैं, आपको शायद r1 r2 याद है, तो r1 r2 ले ले तो पोजीशन वेक्टर r1 r2 r3। तो हमारा फॉर्मूला क्या था पोजीशन वेक्टर के टर्म, तो RCOM सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर आएगा मेरा m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। कोई दिक्कत किसी को? नो ठीक है, अब जरा देखो RCOM मेरा है कितना, m1 क्या है मेरा, कैपिटल M है भाई, कैपिटल M दिया। r1 वेक्टर क्या है मेरा 0 प्लस m1 m2 क्या है मेरा कैपिटल M ही है। r1 वेक्टर क्या है मेरा 2i कैप, 2i कैप प्लस m3 क्या है मेरा 2m है, कैपिटल M ही है, इंटू r3 क्या है मेरा, r3 क्या है मेरा, r3 है मेरा कितना 2j कैप, 2j कैप डिवाइडेड बाई m1 क्या है मेरा कैपिटल M, m2 क्या है कैपिटल M, m3 क्या है कैपिटल M। अब आप यहाँ पे ऊपर देखोगे, क्या मैं 2m कॉमन ले लूं, दोनों से 2m कॉमन ले लूं, तो 2m कॉमन आ गया, 2m i कैप प्लस j कैप डिवाइडेड बाई 3m। तो m से m कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या है आंसर 2/3 i कैप प्लस j कैप। बोलो बोलो, क्लियर है कि नहीं है? यस यस अब इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, लेकिन कहीं कहीं ऑप्शन बी दे रखा है। देखो जैसे मैंने इसमें सॉल्यूशन आगे डाला है वो ऑप्शन बी का डाला है, देखो इसीलिए, क्योंकि इसने क्या किया, इस मार्क्स को कंसीडर किया, इस मार्क्स को, इसलिए सॉल्यूशन क्या है, रॉन्ग है, रॉन्ग सॉल्यूशन। आई बात समझ में? यस रॉन्ग सर। सॉल्यूशन। इसने क्या किया m1 m2 सही होता अगर ये नीचे क्या करता m1 m2 प्लस m3 करता, तब सही होता, लेकिन इसने क्या किया, ओनली दो मासेस को करेक्ट सेलेक्ट किया है, चूज किया है, तीसरे वाले को कंसीडर ही नहीं किया भाई, गलत बात है। ये क्वेश्चन करो भाई, ये क्वेश्चन करो, इसके लिए पोल बना ही नहीं सकता, छोड़ो। इसके लिए हैंड रेज करना या फिर आप चैट बॉक्स में आंसर लिख देना अपना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक बच्चे का अंशिका का ऑप्शन सी आया था और दो बच्चों का भी आया था ऐसे। Four particle of mass 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg are placed at four vertices A, B, C, D of a square of side 1। कोई स्क्वायर है जिसकी चारों कॉर्नर्स पे क्या रखे हैं, मासेस रखे हैं, m1 m2 m3 m4, 1 किलो 2 किलो 3 किलो 4 किलो मासेस रखे। उसने पूछा फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब देखो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन भी चेंज करें, क्या m1 किसको वो ले रहे हो, किसको रेफरेंस पॉइंट ले रहे हो, तो मैं एक बार आपको ये बता देता हूं कि रेफरेंस किस मास को लेना है, क्योंकि आप फिर इधर उधर कर दोगे। आपको m4 को रेफरेंस लेना, m4 को रेफरेंस लेना। आप ये बोल सकते हो कि आप ऐसे करके सॉल्व करो, मैं डायग्राम बना देता हूं इसका एक बार कि कैसे रेक्टेंगल कंसीडर करना। यहां से शुरू करना m1 m2 m3 m, अब करो। सर वेक्टर फॉर्म में क्या चाहे जिस फॉर्म में कर लो, वेक्टर फॉर्म में करोगे तो एक ही बार में हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म में करोगे तो एक ही बार में हो जाएगा भाई, और वैसे करोगे तो एक्स सीएम अलग लगाना पड़ेगा, वाई सीएम अलग लगाना पड़ेगा, आपकी मर्जी है, दोनों दोनों से आंसर करेक्ट ही आएगा, आपकी मर्जी है। बस फायदा ये रहता है नॉर्मल फॉर्म में कि आई जे के नहीं लिखना पड़ता, थोड़ा सा फास्ट हो जाता है,
और वेक्टर फॉर्म में ये होता है कि आप वेक्टर फॉर्म में लिख लोगे तो वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो आपको m2 जो मास है उसके लिए डायगोनल निकालना पड़ेगा। चलो आप जैसे मन है वैसे करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं आपको वैसे ही करवाऊंगा विदाउट वेक्टर के। वेक्टर से थोड़ा जितना दूर रहो उतना सही है। कर सकते हो वेक्टर से भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि अगर आप इसको ओरिजिन मान लोगे, इस पॉइंट को ओरिजिन मान लो, माना कि ये एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है, ये इसका जीरो आई कैप जीरो जे कैप हो जाएगा, इसका ओनली वन है ना, इसकी हर एक साइड 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर और 1 मीटर। तो इसका हो जाएगा 1 जे कैप, इसका हो जाएगा 1 आई 1 जे। वेक्टर फॉर्म में कर दो, ज्यादा आसान रहेगा। वैसे वेक्टर फॉर्म में ज्यादा आसान रहेगा। जिस भी फॉर्म में करना, बस ध्यान से बस डिस्टेंसेस को कंसीडर अच्छे से करना बस, बाकी सब आप परफेक्ट कर लोगे। और तो ठीक है, एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को आप मेरे साथ साथ करवाओ, मेरे से करवाओ आप। ठीक है, किस फॉर्म में करें आप बताओ, वेक्टर में या नॉर्मल में? सर नॉर्मल में करते हैं। अच्छा ठीक नॉर्मल है, में। नॉर्मल में करते हैं। ठीक है बेटा, आप कह रहे हो नॉर्मल में, नॉर्मल में। M1 क्या है मेरा, बोलो बोलो जरा, M1 क्या है? 1 kg यस है कि नहीं? सर। यस सर। अरे M1 मेरा 1 kg है। M2 क्या है मेरा? 2 kg केजी है। 2 kg। M3 क्या है मेरा? 3 3 kg kg। है। और M4 क्या है मेरा? 4 kg है। अब इसके लिए जरा M1 के लिए X1 बता दो फिर क्या है। M1 के लिए X1 क्या है मेरा M1 के लिए, बताओ। सर 0। M0। और X2 क्या है, वो सॉरी Y1 क्या है M1 के लिए? 1 सर 0 ही। Y1 क्या है? Y1 बेटा 1 मीटर है ना। X1 की पोजीशन देखो जरा, M1 मास की पोजीशन देखो, Y मेरा यहां से लेके यहां तक चला है ना, Y 1 मीटर। तो आप क्या है ये 1 मीटर। सिमिलरली M2 मास के लिए X2 बोलो, M2 मास के लिए X2, यहाँ के लिए X2 कितना चला है X2 में, देखो ये वाली डिस्टेंस चला है कि नहीं चला है, 1 मीटर है ये। और Y2 कितना चला है, Y2 कितना चला है, ये वाली डिस्टेंस चला है यहाँ पे है तो 1 मीटर है। सिमिलरली M3 के लिए बोलो, X3 क्या होगा, M3 कहाँ है, यहाँ है। X3 क्या है मेरा, यहाँ से लेके यहाँ तक चला है तो 1 मीटर है। और Y3 क्या है बेटा, बोलो Y3 कितना है बेटा X3 के लिए, M3 के लिए 1 बताएगा कोई? Y3 बेटा यहाँ पे है, ऊपर तो बिल्कुल है ही नहीं, एक्स एक्सिस पे ही है, 0 मीटर। अरे जब आप एक्स एक्सिस पे बैठे हो, एक्स एक्सिस पे बैठे हो बिल्कुल, तो वाई एक्सिस में कितनी वर्टिकल में कितना डिस्टेंस चले हो आप ये बताओ पहले। M3 मास वाई वर्टिकल डिस्टेंस कितनी चला है, 0 चला है ना, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लेवल पे बैठा है भाई, जमीन पे बैठे हो। आप बोलोगे कि आप वर्टिकल हाइट कितनी है आपकी, तो 0 हुई ना। यस यस सर। तो इसकी 0 हो गई। अब आप देखो एक्स M4 के लिए X4
0, y4 भी 0। क्यों? क्योंकि इसको ओरिजिन लिया है भाई, इसको तो दोनों ही 0 होंगे इसके लिए। x में भी बिल्कुल नहीं चल रहा, y में भी बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, तो 0 होगा। अब जरा लगा दो XCOM, XCOM लगाओ, क्या करोगे? M1x1 प्लस M2x2 प्लस M3x3 प्लस M4x4 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4। अब देखो M1 क्या है 1, X1 क्या है 0, प्लस M2 क्या है, बेटा साथ साथ बोलो ना, M2 क्या है 2, X2 क्या है 1, M3 क्या है 3, X3 क्या है 1, M4 क्या है 4, X4 क्या है 0 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। अब जब सॉल्व कर लो इसको, क्या होगा? देखो 0 ये हो गया, 0 ये हो गया, यहाँ पे क्या बचा 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 कितना हुआ 5, 5 अरे 5 हुआ ना, 5 डिवाइडेड बाई यहाँ से क्या होगा 10 होगा, नीचे वाला 10, यानी कि 0.5 मीटर आ गया। एक्स डायरेक्शन में मेरा सेंटर ऑफ मास क्या आ गया 0.5 मीटर। सिमिलरली वाई सीओम देखो जरा, वाई डायरेक्शन क्या आएगा, सेम टू सेम करूं मैं, M1 1, Y1 क्या है, फिर डायरेक्ट करूं या फॉर्मूला लिखूं? डायरेक्ट सर डायरेक्ट हैं? तो M1 क्या है मेरा 1 kg, Y1 क्या है 1 मीटर, M2 क्या है 2 kg, Y2 क्या है 1 मीटर, M3 क्या है 3 kg, Y2 क्या है 0 मीटर, M4 क्या है 4 kg, Y4 क्या है 0 मीटर डिवाइडेड बाई क्या 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। कितना होगा ये, जरा सॉल्व करो। ये 0 ये 0, यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 1 3 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 0.3 मीटर। यानी कि अगर मैं बोलूं कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा मेरा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है मेरा 0.5 मीटर, 0.3 मीटर। क्या यही मेरा आंसर होगा? बोलो, यस कोई दिक्कत किसी को? अब इसको आप वेक्टर फॉर्म में भी कर सकते थे। देखो ये सॉल्यूशन है उसका, 0.5 और 0.3। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है भाई, बताओ कि एक बार क्या क्या पढ़ा है हमने? सेंटर ऑफ मास, बॉडी सेंटर ऑफ मास देखा, और रिजिड बॉडी रिजिड COM के कुछ फॉर्मूलाज देखे, और हमने एक रिजिड बॉडी भी देखा था, और क्या देखा था? क्वेश्चन क्वेश्चन। तो एक बात तो, सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड कुछ डाउट क्लियर हुए? कोई डाउट Yes. बचा है अब आज की क्लास में? और सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए हैं इसीलिए। कोई दिक्कत कोई आज की क्लास में? नो सर। ओके ओके, देन होमवर्क के ये 2 क्वेश्चन हैं आपके लिए, और दोनों क्वेश्चन को करिएगा, और फिर मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? यस बोलो, नाराज हो जाते हो आप तो। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं आपसे। नेक्स्ट क्लास कब होगी अब आपकी? फ्राइडे को, है ना? फ्राइडे को होगी ना? ठीक है, फ्राइडे को मिलते हैं फिर अपन लोग। गुड नाइट सर, बाय सर। Right, sir. Very Bye, good sir. Very good night, bye थैंक यू सर, everyone, बाय सर। you welcome बच्चों। थैंक यू।